दोस्तों नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल चर्चा के विषय में स्वागत है। आज बात करूंगा कि मुगलों की पौत्रवधू और दुकान यहाँ पर। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको मुगलों के पौत्रवधू की दुकान का पता बताऊं और दुकान पर लेकर चलूं, उससे पहले आपको ये बता दूं कि कल को हरियाणा और जम्मू और कश्मीर के चुनाव परिणाम आएंगे। एग्जिट पोल आपने देख ही लिए होंगे। मैंने भी आपको अपना आकलन बतला दिया था कि जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली आने की संभावना है। कई एग्जिट पोलों ने हंग असेंबली की संभावना को व्यक्त किया है, तो कुछ एग्जिट पोल्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का बहुमत भी दिखलाया। हरियाणा के बारे में मैंने आपसे कहा ही था कि फिलहाल कांग्रेस भारी पड़ती हुई दिख रही है और ख़ास तौर से जाट और मुस्लिम एकता के चलते कांग्रेस भारी है। मैंने आपसे कहा था कि यदि दलित समुदाय आसपा और बसपा को छोड़ता है तब कुछ चुनौती आती है कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि दलित समुदाय ने बसपा को और आसपा को छोड़ा हो, तो वहाँ पर भी कांग्रेस भारी लग रही है और एग्जिट पोल लगभग सभी कांग्रेस को बहुमत दिखला रहे हैं। फाइनल नतीजे जो भी आएंगे कल आएंगे और उसके बाद फिर कल या किसी और दिन इस विषय पर विवरण करेंगे कि हमारा आकलन कहाँ तक सही था, कहाँ तक गलत था, गलती हुई तो कहाँ से हुई, चुनाव परिणाम जो भी आया उसके पीछे क्या कारण है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ मुगलों की ओर। समय बहुत बलवान होता है। समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। आप किसी भी जाति के हो, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो और दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, समय कभी एक जैसा नहीं होता। और आप अपनी दिनचर्या में भी देख सकते हैं कि समय कभी स्थिर नहीं होता। सुबह सुबह नहीं रहेगी, दोपहर दोपहर नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि यदि अंधेरा आया है जिंदगी में तो उजाला भी आएगा। तो समय का चक्र लगातार चलता रहता है। बड़े बड़े राजाओं के साथ भी हुआ, बड़े बड़े घरानों के साथ भी हुआ, बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ। आप इतिहास को उठाकर देख सकते हैं। एक छोटे से किसान परिवार में जन्म लेने वाले लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बने। एक बहुत छोटे से दलित परिवार में जन्म लेने वाले रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने। एक छोटे से आदिवासी परिवार में जन्म लेने वाली द्रौपदी मुर्मू जी आज भारत की राष्ट्रपति हैं। कभी रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म पर जिसने चाय बेची वो आज भारत का प्रधानमंत्री है। जिसने कभी पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की नौकरी करी वो धीरू भाई अंबानी का परिवार आज भारत नहीं दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में उसकी गिनती है। और समय का चक्र ऐसा भी था कि भारत आज़ाद हुआ, बहुत बहुत योग्य लोग उस वक्त के आंदोलन में थे। बहुत योग्य लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर भी थे। लोगों का बहुमत भी किसी और के पक्ष में था, लेकिन भारत को जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में सहना पड़ा। ये सब समय का चक्र है। ऐसा ही मुगलों का अपने दौर में भी चक्र रहा। हालांकि मुगलों का शासन यह बताया जाता है कि कुल मिलाकर 332 साल भारत में रहा। अनेक मुगल शासक अपनी शासन शैली के लिए जाने जाते हैं, अपने प्रशासनिक कुशलता के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ मुगल शासक अपनी निर्दयता के लिए जाने जाते हैं।
कुछ मुगल शासकों की निर्दयता अपने परिवार पर भी हावी रही, तो कुछ मुगल शासकों की निर्दयता दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों पर हावी रही। तो ऐसे भी मुगल शासक हुए जिन्होंने अपने परिवार पर भी जुल्म उठाए, अपने पिता अपने भाई पर भी जुल्म उठाए, और दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों पर भी जुल्म उठाए। हम मुगल शासन में ऐसे राजाओं को देखते हैं, ऐसे राज परिवारों को देखते हैं। उस राज परिवार के सदस्यों ने जहाँ वो शासन करते थे वहाँ के स्थानीय धर्मों का, धर्म ग्रंथों का पठन पाठन किया, उनका अध्ययन किया, और वो उनसे प्रभावित भी हुए। ऐसे भी राज परिवार देखे हैं कि उन्होंने उसी रास्ते पे चलने का अनुसरण का निश्चय भी किया। हमने मुगलों में ऐसे भी राजा देखे हैं कि एक भाई ने अपने सारे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, किसी ने अपने भाई की गर्दन काट दी, किसी ने अपने पिता की गर्दन काट दी, तो किसी ने अपने पिता को गिरफ्तार करके एक किले में बंद कर दिया और उन्हें एक एक बूंद पानी के लिए तड़पा दिया। उन्हें एक निश्चित मात्रा में पानी दिया जाता था कि इसी पानी से काम चलाना है, चाहे कुल्ला करो, चाहे नहाओ, चाहे हाथ धो, चाहे पियो, इससे ज़्यादा पानी एक बूंद भी नहीं मिलेगा। तो जब मुगलों का शासन था तब भी उतार चढ़ाव आए ऐसे, और समय सब मुगल राजाओं का, सब मुगल वंशजों का, सब मुगल राजकुमारों का ऐसा नहीं रहा। मुगलों का आखिरी बादशाह रहे भारत में बहादुर शाह जफर। कहते हैं 1775 में संभवतः अक्टूबर के महीने में इनका जन्म हुआ था, और 20 सितंबर 1857 को इन्होंने दिल्ली में अंग्रेज सेना के अधिकारी मेजर विलियम हडसन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनके 5 पुत्र थे। अंग्रेज अधिकारी मेजर विलियम हडसन के सुरक्षा दस्ते ने, के आक्रमणकारी दस्ते ने मुगल परिवार की 3 बच्चों का, उसके बहादुर शाह जफर के 3 बेटों का उसी समय कत्ल कर दिया, और उनकी लाशों को दिल्ली में चांदनी चौक कोतवाली के सामने लोगों को देखने के लिए लटका दिया गया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। उनकी बेगम और उनके 2 बेटों को भी उनके साथ रंगून भेज दिया गया। कहते हैं कि उनके दोनों बेटों को वहाँ शराब पीने की बहुत लत लग गई और बहुत कम उम्र में उनका इंतकाल हो गया। रंगून में नज़रबंदी के दौरान बहादुर शाह जफर ने भी, कहते हैं, बहुत बुरे दिनों में वो अंतिम दिन बहुत बुरी तरह से काटे। बहादुर शाह जफर वैसे भी कोई अपने शासन कला या शासन नेतृत्व के लिए नहीं जाने जाते थे, वो अपने शेर और शायरी के लिए ज़्यादा जाने जाते थे। और निर्वासन के बाद 5 साल के अंदर 1862 में उनका भी इंतकाल हो गया। बहादुर शाह जफर के पर पौत्र की वधू के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मुगलों के वंशज आज भी भारत के कई शहरों में रहते हैं। हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, बिहार, बहुत जगह इनके वंशज रहते हैं। कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है,
अब किसी एक आध का कोई अच्छा जीवन यापन हो तो मैं नहीं कहता, लेकिन अधिकांश बस किसी तरह से अपना जीवन काट रहे हैं। बस उनके पास धरोहर है कि हम एक राज परिवार से संबंधित हैं, बाकी कुछ नहीं बचा। इसी तरीके से बहादुर शाह जफर के परपौत्र की एक वधू है, परपौत्र वधू है, जो कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज के नीचे एक दुकान चलाती हैं और वहाँ चाय बनाकर और पकौड़े तलकर बेचती हैं और इसी से प्राप्त आय से अपना घर चलाती हैं। बस उन्होंने भी यादों के लिए अपने घर में, अपने घर की दीवार पर बहादुर शाह जफर का एक फ़ोटो टांग रखा है। यही उनकी यादें हैं कि हम इस राज परिवार से संबंधित हैं। फिलहाल उन्हें कलकत्ता सरकार, बंगाल सरकार 6,000 रुपये महीने की पेंशन भी देती है। उस पेंशन से और उस चाय और पकौड़ों की दुकान से वो अपना घर चलाती हैं। यदि आप भी ये चाहते हो कि एक बार किसी राज परिवार के पौत्र वधू के हाथ की चाय का स्वाद कैसा होगा, यदि आप चाहते हो कि हम भी तो देखें कि एक राज परिवार के पौत्र वधू के हाथ के तले हुए पकौड़ों का स्वाद कैसा होगा, तो आप जब भी कलकत्ता जाएं, हावड़ा ब्रिज के नीचे उस चाय की दुकान पर ज़रूर जाएं। उनका नाम है सुल्ताना बेगम। तो आप सुल्ताना बेगम की दुकान पे जाकर चाय का और पकौड़ों का स्वाद उठा सकते हैं। दोस्तों, आज की बात यहीं तक। फिर मिलूंगा, किसी विषय पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और फिर अनुरोध कर रहा हूं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कल को चुनाव परिणाम अवश्य देखना, और फिर उन परिणामों पर एक वीडियो लेकर आपके सम्मुख आऊँगा। आप सभी को नमस्कार।